मेरे को लगा था मैं शायद 20 मिनट भी नहीं रह पाऊंगी उनके सामने, वो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे रहेंगे वहां पे मेरे सामने में, कि आपको एक टॉपिक मिलेगा एंड ऑन दैट टॉपिक और दैट इज योर प्रोजेक्ट, तो उसमें आपको अभी रिसर्च कंटिन्यू करना है। और पीएचडी अभी मैंडेटरी है भी नहीं बहुत सारे जगह पे। इसमें सैलरी कितनी होती है? बिकॉज डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए सैलरी भी बहुत मैटर करती है। तो व्हाट्स द सैलरी इन बीएआरसी? सीएसआई नेट और गेट से कितना इजी था एग्जाम, या उन दोनों के बराबर का था, या क्या? जेनेटिक्स से एज सच कोई क्वेश्चंस नहीं आए थे कि हार्ड कोर जेनेटिक्स। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंसर बायोलॉजी। आज मेरे साथ मेरी स्टूडेंट जुड़ी है आशिका। इनसे आप पहले भी मिले हैं। इन्होंने सीएसआई नेट और गेट का एग्जाम अंडर 100 रैंक से क्लियर किया है। बट इस बार जो अचीव इन्होंने किया वो सच में बहुत बड़ी चीज है। इस बार इनका सिलेक्शन हो चुका है बीएआरसी बार्क में। इनका सिलेक्शन हो चुका है एज साइंटिफिक ट्रेनिंग ऑफिसर की तरह पे, यानी कि गवर्नमेंट जॉब होती है, इसमें इनका सिलेक्शन हो चुका है। सो आशिका, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हाउ यू आर फीलिंग? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। और मतलब फीलिंग तो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, मतलब इतनी खुश हूँ मैं। और घर वाले भी बहुत खुश हैं कि ये अचीव कर पाई मैं। बट ऑल थैंक्स गो ऑल थैंक्स गोज टू यू एंड द टीम ऑफ बंसल बायोलॉजी, क्योंकि जो बेसिक क्लियर हुए हैं मेरे यहाँ पे ड्यूरिंग माय सीएसआई नेट प्रिपरेशन जर्नी, इट हेल्प मी अ लॉट टू क्लियर दिस इंटरव्यू। तो आशिका, मैं आपसे पूछना चाहूंगी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और ये पूरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई आपकी? मैम मैं बिलोंग कलकत्ता से करती हूँ, और ये जो जर्नी थी मेरी, मतलब बार्क क्लियर करना है या फिर टीएसओ बनना है, ये सपना नहीं था मेरा। मेरा सपना ये था कि मेरे को मतलब बचपन से था कि पीएचडी करना है, बचपन से इन द आई मीन कि बीएससी जब मैंने ज्वाइन किया तो फिर हाँ ठीक है पीएचडी करेंगे, जो सब लोग कर रहे हैं तो इस फील्ड में ये ऑप्शन है तो हम ये भी करेंगे। बट उसके लिए सीएसआईआर का प्रिपरेशन इज मस्ट, मतलब सीएसआईआर में जेआरएफ लगना ही है, या फिर कोई भी एक जेआरएफ चाहिए। तो फिर उसी के लिए मैंने वो 6 मंथ का ड्रॉप लिया था आफ्टर माई एमएससी गॉट कम्प्लीटेड, जो 24 में हुआ था। तो उसके बाद 6 महीने का गैप था कि दिसंबर का नेट अच्छे से देना है फुल फोकस में। तो तब मैंने आपका जो क्लास था डीएनए वाला बैच था सीएसआर का, मैंने वो वाला परचेज किया और मैं लग गई सीएसआर के प्रिपरेशन में। अब उस प्रिपरेशन के दौरान बीएआरसी के बारे में मेरे को पता चला कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। तो फिर मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पे भी साइंटिफिक ऑफिसर का ही पोस्ट है, वहां पे भी साइंटिस्ट पोजीशन में ही आप जाओगे आफ्टर 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग। रिसर्च ही करना है वहां पे, इट्स क्वाइट सिमिलर, हाँ थोड़ा डिफरेंस होगा बट क्वाइट सिमिलर, कि हाँ आपको जो प्रोजेक्ट मिलेगा उसी में ही काम करना है। तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है, इसको भी एक चांस दे के देखते हैं, क्योंकि यही प्रिपरेशन चलेगा मेरा, सेम ही प्रिपरेशन है। तो मैंने सोचा ठीक है फिर दे देते हैं एग्जाम। तो एग्जाम मतलब ये भी हुआ था कि 1 मार्च को इस बार हम लोगों का सीएसआई नेट का एग्जाम था, जो दिसंबर का एग्जाम पोस्टपोन होके हुआ। उसके बाद 8 मार्च को था बीआरसी का एग्जाम, जो सीबीटी मोड में उनका जो एग्जाम था। तो ये जो 1 वीक था मैं बस सीएसआर के एग्जाम के बारे में ही सोचती रही कि मैंने कैसा एग्जाम दिया है, कितने नेगेटिव्स हुए, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, मैं यही सोचने में लगी। मतलब मैंने कुछ अलग से रिवीजन भी नहीं किया था। मैं वही सोच रही थी सिलेक्शन होगा नहीं होगा, जेआरएफ निकलेगा नहीं निकलेगा, और उसी सोच में मैं गई एग्जाम भी दे के आ गई। मतलब बस हाँ ठीक है जाएंगे एग्जाम देना, ऐसा था। मतलब कोई प्रिपरेशन भी नहीं लिया था मैंने वो 1 वीक। बट वो एग्जाम अच्छा गया था क्योंकि सीएसआर का जो प्रिपरेशन था इट वाज मोर देन एनफ था। तो उसके बाद वंस आई गॉट सिलेक्टेड बीआरसी में, तो फिर मतलब इंटरव्यू के लिए, तो फिर लगा कि नहीं अभी तो रिवीजन देना पड़ेगा, अभी तो फिर से रिवीजन देना है, कुछ कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ने जो सब्जेक्ट्स वो लोग पूछते हैं उनसे। तो फिर वो करना स्टार्ट की। उसके बाद लगा कि नहीं इसको फुल फोकस में देंगे, बट मम्मी पापा को बोल के जाऊंगी मैं कि कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मेरा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा पोस्ट है, इतना टेक मतलब थोड़ा टफ तो होता है वो इंटरव्यू वहाँ पे। लाइक जो पीएचडी के लिए जैसे इंटरव्यूज होते हैं उससे तो बहुत ही टफ होता है वहाँ पे। तो मेरे को लगा था मैं शायद 20 मिनट भी नहीं रह पाऊंगी उनके सामने, वो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे रहेंगे वहां पे मेरे सामने, मैं शायद कोई आंसर ना दे पाऊँ, क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, बहुत टेंशन हो रही थी। बट ये भी था कि हाँ ठीक है कैंपस देख के आएंगे, घूम के आएंगे, अपॉर्चुनिटी मिले आ जाएंगे। तो फिर गई, जैसे जैसे
इंटरव्यू गया मेरा, उसके बाद आई और फिर मम्मी पापा पूछने लगे अगर इसमें हो गया तो फिर तो किस में जाएगी। फिर मेरे को लगने लगा कि नहीं, बार्क में इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी, देखते हैं अगर हो जाएगा तो आई विल गो हियर। ऐसा चल रहा था। तो फिर जब बार का रिजल्ट आया तो आई वाज लाइक, मेरे को लगा था कि नहीं होगा सिलेक्शन। जब फाइनल लिस्ट में देखी मेरे को फिर भी खुद पे मतलब मैं शौक में थी कि मेरा हो गया, कैसे हुआ। तो मतलब ये मेरा ही रोल नंबर है ना। तो फिर मैं पापा को भी बोली कि आप 2 बार चेक करो, मम्मा को बोली आप भी चेक करो। फिर सब लोग चेक किए, फिर बोले कि नहीं यही है। तो फिर मतलब बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रही थी कि नहीं, कर लिया है मैंने। तो ऐसा ही था मेरा जर्नी, देखा जाए तो। सो आशिका, मतलब आशिका एक तरीके से मजे मजे में बीएआरसी देकर गए। डेफिनेटली आप प्रिपेयर कर रहे थे, आप बंसल बायोलॉजी पे डीएनए बैच के साथ जुड़े थे, आप काफी टाइम से 8 महीने से प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, तो हाँ हाँ। प्रिपरेशन थी, ऐसे नहीं थी नहीं थी, बट सीएसआई नेट की आपने की थी, बट उसके साथ साथ आपका बीएआरसी हो गया। राइट। सो ना लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्टिंग। ठीक है, तो बीएआरसी के बारे में आप सबसे पहले बताइए कि ये जो ऑफिसर पोस्ट है ये एग्जैक्टली है क्या आशिका, जिन स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं पता उनको बताइए। यहाँ पे होता ही हुआ है कि आप जैसे हम लोग अगर नॉर्मल प्रोसेस की बात करें, जब बीएससी करते हैं फिर एमएससी करते हैं फिर हम पीएचडी करते हैं, पोस्ट डॉक हम्म करते हैं, ऐसा। तो आफ्टर पोस्ट डॉक मतलब आफ्टर पीएचडी ओनली यू आर अ साइंटिस्ट, कि हाँ ठीक है आप साइंटिस्ट हो, आप अपना रिसर्च चाहे तो करवा सकते हो। क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा होता है कि सीएसआर नेट क्लियर है, एलएस तो है ही आपके पास। हम्म तो फिर आप प्रोफेसर होके आप ज्वाइन कर सकते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अभी के लिए। हम्म और पीएचडी अभी मैंडेटरी है भी नहीं बहुत सारे जगह पे। तो हम्म यहाँ पे भी वही सेम चीज है कि आपने एग्जाम दिया, आप इधर गेट के थ्रू जा सकते हो, क्योंकि वहां पर बहुत हाई स्कोर लगता है गेट के लिए। गेट अगर चूज करोगे तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, या फिर आप सीबीटी मोड में जा सकते हो। हम्म तो जो उनका एग्जाम होता है वो मच इजियर होता है। तो उनके एग्जाम से आपने क्वालिफाई किया, आप अब आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद वो लोग आपको एक 1 ईयर का ट्रेनिंग करवाएंगे हम्म एज अ ट्रेनिंग ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर, कि आप ट्रेनिंग लो। क्योंकि वहाँ पे मेन जो काम होता है वो न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर साइंस को लेके होता है। हम्म अब जिसका जो भी डिपार्टमेंट होगा, उन वो लोग ट्रेनिंग में वही मतलब पढ़ाएंगे कि ये वाला डिसिप्लिन न्यूक्लियर साइंस में कैसे इम्प्लीमेंट होता है। हम्म तो वंस वो एक नॉर्मल जैसे पढ़ाई लिखाई होता है स्कूल कॉलेज में, वैसा ही होगा। तो वो होने के बाद दे विल गिव यू अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कि अच्छा ठीक है तुम पास कर गई। अब उसके बाद दे विल प्लेस यू एज अ साइंटिफिक ऑफिसर। वहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं बार्क के। मुंबई में है, हैदराबाद में है, कलकत्ता में है, देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस, हम्म कलपक्कम इज देयर। तो वहां पे यू विल गेट प्लेस्ड एज साइंटिफिक ऑफिसर बी और साइंटिफिक ऑफिसर सी, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या मार्क्स रह रहा हम्म है एज अ ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर। उसके बाद जो रिसर्च वहां पे हम्म मेनली जो चलता है वो रिसर्च ओरिएंटेड काम चलता है, कि अभी आपको एक एज यू आर अ साइंटिफिक ऑफिसर, यू आर अ साइंटिस्ट देयर। तो आपको एक रिसर्च टॉपिक दे दिया जाएगा आपके डिसिप्लिन में, कि ये वाला डिसिप्लिन में काम चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि कैंसर में रेडिएशन बायोलॉजी का बहुत यूज होता है कि फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो फॉर एग्जांपल वैसा ही एक आपको टॉपिक मिल गया, अब आप उस टॉपिक को लेके काम करोगे। फिर आपका जैसे जैसे है वैसा प्रमोशन चलता रहेगा, वो सब ब्रोशर में दिया हुआ है। बट मेन काम है कि आपको एक टॉपिक मिलेगा एंड ऑन दैट टॉपिक, और दैट इज योर प्रोजेक्ट। तो उसमें आपको अभी रिसर्च कंटिन्यू करना है, जैसे पीएचडी के बाद या फिर ड्यूरिंग पीएचडी आप रिसर्च कंटिन्यू करते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी, बट यहाँ पे एक जॉब है, वहाँ पे यू आर अ स्टूडेंट। दैट्स द डिफरेंस आई वुड से। इसलिए ही स्टूडेंट्स बीएआरसी बहुत ज्यादा प्रेफरेंस भी करते हैं, क्योंकि एक तो इतना इंस्टीट्यूट है, जैसे हमारे बेंगलोर में इसरो है, वैसे ही बीएआरसी बहुत नामी इंस्टीट्यूट है। दूसरा, इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। सो इसमें ही मैं आपसे एक और पूछना चाहूंगी आशिका, इसमें सैलरी कितनी होती है, बिकॉज डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए सैलरी भी बहुत मैटर करती है। तो व्हाट्स द सैलरी इन बीएआरसी? ब्रोशर के हिसाब से और जो ऑफर लेटर आया था, तो उसमें बेसिक जो पे लेवल रहता है आपका वो लेवल 10 का रहता है, विच इज 7 पे कमीशन के हिसाब से, विच इज 56,100। उसके बाद जितने भी अलाउंसेस है, जैसे सारे अलाउंसेस मिलते हैं, डीए हो गया, टीए हो गया, फिर मेडिकल हो गया, सारे अलाउंसेस, एचआरए हो गया अगर आप उनके गवर्नमेंट क्वार्टर्स नहीं ले रहे हो तो इट समटाइम्स इट एग्जिट्स 1 लाख। उसके बाद जो आपका सीटीसी रहता है, मतलब अब टैक्स वैक्स कट के जो आएगा, तो वो नियरली 90 7 80 90 के आसपास तो हो ही जाएगा।
हाँ, तो मतलब जैसे गवर्नमेंट जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब में जो बेनिफिट्स होते हैं वही बेनिफिट्स एज अ साइंटिफिक सारे ऑफिसर बेनिफिट। आपको भी मिलेंगे, है ना। तो चलिए अब हम हाँ, शुरू करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस से। तो एप्लीकेशन कैसे आपने अप्लाई किया था आशिका, कब आपको पता चला, कैसे आपने अप्लाई किया, थोड़ा ये भी स्टूडेंट्स को गाइड कर दो। ये जो एग्जाम होता है वो मेनली मार्च के ड्यूरेशन में होता है, मतलब हम्म। मार्च के इधर फर्स्ट में होगा, मिड वीक होगा या फिर एंड, लेकिन मार्च में ही होगा। क्योंकि इनका लाइक ये लोग थोड़ा साइकिल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं अपना। तो इनका जो भी फॉर्म फिलअप का जो डेट आता है एप्लीकेशन प्रोसेस का, तो वो स्टार्ट हो जाता है दिसंबर। दिसंबर से उनका स्टार्ट हो जाता है। वो लोग एक 1 मंथ का टाइम देते हैं कि आप अपना एप्लीकेशन डालो। अब उसमें क्या होता है, मतलब गेट अगर कोई है कि गेट से लेना है उनको, तो फिर गेट तो फेब्रवरी में होता है। तो फिर कैसे दे, तो एक होता है कि वो लोग बोल देते हैं कि ये 3 साल का गेट का स्कोर हम कंसिडर करेंगे फॉर सिलेक्शन। अभी दिसंबर में अगर आपका प्रीवियस गेट क्लियर है तो आप वो स्कोर दे सकते हो। बट आई वुड से, मतलब पर्सनली आई वुड से कि आप सीबीटी मोड से जाओ, क्योंकि उसका एग्जाम थोड़ा इजी होता है, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। तो फिर दिसंबर में एग्जाम स्टार्ट हुआ। देन जनवरी, मतलब एग्जाम नहीं, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जनवरी तक फिल कर दो फॉर्म। एक मैं बोलूंगी एडेड एडवांटेज ये है कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो एप्लीकेशन का फी होता है वो फ्री है, मतलब उनको कोई एप्लीकेशन फी नहीं देनी होती। बट मेल्स के लिए इट्स अराउंड 500। तो ऐसा करके एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। फिर फरवरी में अगर आप गेट दे भी रहे हो तो वो लोग फिर से पोर्टल खोलते हैं कि आप अपना इस बार का गेट स्कोर अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो फिर आप अपना इस बार का भी गेट स्कोर दे दिए इफ यू वांट, या फिर आप सीबीटी एग्जाम में गए। आफ्टर योर एग्जाम इज क्लियर, वो लोग अपने हिसाब से, मतलब वो लोग अपना डेट दे देंगे कि इस डेट में रिजल्ट आएगा। तो वो लोग रिजल्ट दे देंगे। उसके बाद इंडिविजुअली आपको स्लॉट सिलेक्ट करना पड़ता है। वो लोग एक स्लॉट दे देंगे कि इस तारीख से इस तारीख तक इंटरव्यू चलेगा। अब आप अपने हिसाब से कोई भी एक स्लॉट और कोई भी एक रिपोर्टिंग टाइम सिलेक्ट कर लो। तो उस हिसाब से आपने सिलेक्ट कर लिया, वो आपके ऊपर है। वो लोग नहीं बोलते कि आपको इस दिन आना है, आपको इस दिन आना है। आप खुद ही सिलेक्ट करो कि आप जिस दिन आना चाहो आप आओ। उसके सैटरडे संडे बस नहीं होता, तो उस हिसाब से आप वीक में कभी भी आओ। एंड आफ्टर दैट वो लोग जैसे इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, वो लोग वेरिफिकेशन करवाएंगे डॉक्यूमेंट का, उसके बाद बुलाएंगे, इंटरव्यू लेंगे, फिर सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा। गॉट इट आशिका। सो मतलब काफी स्मूथ प्रोसेस ही रहा, ज्यादा ऐसे कोई टफ नहीं था, इट्स क्वाइट स्मूथ कि आपने फॉर्म फिल किया, फिर आपका एग्जाम हुआ, सीबीटी मोड में एग्जाम हुआ। सो सीबीटी मोड में जो आपका एग्जाम था वो सेंटर पे जाके था आशिका? हाँ हाँ, सेंटर वो लोग दे देंगे, एडमिट कार्ड दे देंगे 1 वीक पहले, तो उस हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर एग्जाम हुआ, फिर आपका रिजल्ट आ गया वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद फिर आप इंटरव्यू के लिए चले गए। ठीक है, इंटरव्यू के लिए आप मुंबई गए थे आशिका? हाँ, इंटरव्यू के लिए मुंबई जाना पड़ेगा, मतलब वही है हेडक्वार्टर्स, बहुत सारे हेडक्वार्टर्स है, बट इंटरव्यू वहीं पे होता है, वहीं पे ही होता है। तो वहीं पे जाना है। ठीक। तो आशिका, आप बार बार कह रहे हो कि एग्जाम बहुत इजी था, एग्जाम बहुत इजी था, तो उसको हम पहले समझते हैं। सीएसआर नेट और गेट से कितना इजी था एग्जाम, या उन दोनों के बराबर का था, या क्या? नहीं, मैं बोलूंगी जो लोग गेट का भी प्रिपरेशन करते हैं वो उन, मतलब वो उनके लिए बहुत इजीली एग्जाम क्लियर हो जाएगा, और जो लोग सीएसआर का कर रहे हैं उनके लिए तो और भी इजीली हो जाएगा, क्योंकि उनके क्वेश्चंस बहुत बेसिक, मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम इस बार का सेक्शन बी में भी कहीं कहीं पे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस आ गए थे थोड़े बहुत। हम्म। सी में जैसे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस आते हैं, हम अगर सीएसआर की बात करें तो गेट में स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे क्वेश्चंस आते हैं हम्म। सारे टॉपिक से। सिमिलरली बीआरसी के एग्जाम में भी वही होता है कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेगा। कुछ उठ पटांग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो लोग, सीधा सीधा एग्जाम है। 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। इस बार कट ऑफ था 119 या 20 के आसपास। हम्म। तो कट ऑफ क्लियर करोगे तो इससे इनफ, मतलब कट ऑफ भी बहुत कम रहता है देखा जाए तो। 100 पिछली बार 109 था, 110 था। इस हम्म। बार 10 मार्क्स बढ़ गए थे, क्योंकि पेपर थोड़ा पिछले बार से भी इजी आया था। अब ये लोग पेपर डिस्क्लोज नहीं करते, बट मान के चलो कि हाँ ठीक है, जैसे सीएसआर में 120 मार्क्स चाहिए या भी 120 मार्क्स चाहिए, तो उससे ऊपर अगर आ जाता है तो इट्स इनफ फॉर बायो साइंसेस। इट्स इनफ कि हाँ ठीक है, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, हम इंटरव्यू के लिए जा पाएंगे। तो यही है। एग्जाम गेट के लेवल तक का आता है, सीएसआर के लेवल तक का नहीं आता, उतना हार्ड नहीं आता।
ओके। सो आशिका, आपने जो 6 महीने या 8 महीने की प्रिपरेशन की थी, उसके हिसाब से अगर आप बोल रहे हो कि एग्जाम इजी है, या आप स्टार्टिंग के से कंपेयर करके बोल रहे हो इजी है जब आपने प्रिपरेशन नहीं की थी? बिकॉज हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट देख रहा हो जिसने कोई प्रिपरेशन नहीं की हो और फिर उसे लगे अरे एग्जाम तो बहुत इजी है। तो आप एक किस नहीं। कंपैरिजन में इजी बोल रहे हो? नहीं, मतलब पिछली बार भी मैंने एग्जाम दिया था। हम्म। तो उस बार मेरा प्रॉब्लम यह था कि क्वेश्चन तो मेरे को समझ में आ रहे थे, बट हाँ ठीक है, दो ऑप्शंस में थोड़ा ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, गलत हो जा सकता है या फिर हम्म। नेगेटिव चला जा सकता है। तो मेरा पिछले बार भी कुछ मार्क्स से कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था, पिछले बार कम कट ऑफ गया था। बट हाँ, बेसिक प्रिपरेशन अगर कोई करेगा कि हाँ ठीक है, एमएससी में भी अगर किसी ने अच्छे से पढ़ाई की हो, गेट के या फिर सीएसआर के लिए भी नहीं की हो, लेकिन एमएससी में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की हो कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, रिवीजन दिया हुआ है, पता है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, उनके लिए भी पेपर इजी रहेगा। मतलब उस स्टैंडर्ड के लोगों के लिए भी पेपर इजी रहेगा। और अगर कोई सीएसआई या फिर गेट का प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए तो पेपर इजी हाँ। आएगा ही। मतलब इन शॉर्ट, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हैं, अगर आपको क्लैरिटी है, तब आपके लिए इजी जाएगा। और अगर आपका ऐसा है कि भाई एमएससी के कॉन्सेप्ट भी थोड़े हिले हुए हैं, तो फिर ऑब्वियसली बात है, पेपर फिर टफ ही लगेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को गेट का पेपर हाँ। भी टफ लगता है, तो उस हिसाब से फिर आपको पेपर हम्म। टफ लगेगा। ठीक है। तो हाँ। अगर हम यहाँ पर इस पे बात करें आशिका, पेपर के थोड़े से पैटर्न पे बात करते हैं। आपको याद था पेपर कितने ड्यूरेशन का था, उसका पैटर्न क्या था, क्या उसमें कोई सेक्शंस थे, सिर्फ बायोलॉजी आया था या कोई और सब्जेक्ट भी था? ये सारी चीजें याद है? पेपर का टाइमिंग जो था, मेरे को शायद लगता है कि 3 घंटे का ही पेपर रहता है, ठीक है। 2 या फिर 3 घंटे का पेपर रहता है। तो एक एक क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहते हैं और एक एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहते हैं। तो और नेगेटिव अगर हुआ तो -1 एक्स्ट्रा नेगेटिव में जाएगा। तो फिर उसके बाद और ऐसा एज सच कोई सेक्शंस नहीं आते कि सेक्शन ए आया, बी आया, सी आया। इट्स अ नॉर्मल 100 क्वेश्चंस आर देयर। अब आप पीछे से स्टार्ट करो, बीच से स्टार्ट करो, या आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि कोई सेक्शन नहीं होता। 1 से 100 तक का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और बीच बीच में मतलब बायोलॉजी के क्वेश्चंस रहते थे, बट हाँ मैथ्स भी इंक्लूडेड रहते थे। जैसे सरफेस एरिया दे दिया, तो मतलब अगर बैक्टीरिया का सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम का रेशियो निकालने दे दिया कि हाँ ठीक है, कौन सा वाला बेटर है बताओ, तो ऐसे आ जाएंगे कि दोनों दे दिए तो कौन सा बेटर है बताओ। या फिर सारे पैरामीटर्स दे दिए, आप सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम का आप वो रेशियो निकाल के दो, क्या आएगा। तो ये सारे बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं बीच बीच में एज अ बम्पर क्वेश्चन। बट बाकी इट्स नॉर्मल कि जो बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, इस बार प्लांट फिजियोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, मतलब बीआरसी के एग्जाम के लिए। इम्यूनोलॉजी से भी बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं यहाँ पे। तो ये सारे अगर आपके क्लियर हैं तो फिर हो जाएगा। आप अगर 50 टू 55 क्वेश्चंस भी अगर आपका हो जाए करेक्ट, तो फिर इट्स इनफ, इट्स मोर देन सफिशिएंट। सो बेसिकली आशिका, आप बोल रहे हो बायोकेमिस्ट्री आया था, प्लांट फिजियोलॉजी आया था, इम्यूनोलॉजी आया था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आया था, ये 4 यूनिट्स आपने बताई। इसके अलावा अगर आपको सारी यूनिट्स याद हो तो आप बता सकते हैं इसके अलावा भी कौन कौन सी यूनिट थी बायोलॉजी से? हाँ, डाइवर्सिटी से एक ही क्वेश्चन आया था, मेरे को याद है, क्योंकि वो मेरे को नहीं आता था। और अगर देखा जाए तो सेल बायोलॉजी से क्वेश्चंस आए थे, सेल सॉर्टिंग स्पेसिफिकली अगर हम बोले कि सेल सॉर्टिंग से क्वेश्चंस आए थे। सेल सॉर्टिंग में भी अगर हम बोले कि वो जो सिग्नल्स रहते हैं, वो कि ये वाला सिग्नल कहाँ पे जाएगा, वो वाला सिग्नल कहाँ पे जाएगा, मैनो 6 फॉस्फेट लाइसोसोम में जाएगा, वो जो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस रहते हैं, वो वाले क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद जो मैथ्स के क्वेश्चन बोलिए माइक्रोबायोलॉजी में, यूजुअली वही आया था कि बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का नाम बताओ, उस बैक्टीरिया का नाम बताओ। उतना एग्जाम्पल तो याद रहता नहीं है, तो फिर ठीक है, वो भी अगर कोई स्किप करेगा तो फिर। और ग्राम स्टेनिंग से क्वेश्चंस आए थे कि अच्छा तो फिर इसके बाद कौन सा स्टेप होता है, क्यों होता है, मॉडर्न कौन सा यूज हम करते हैं ग्राम स्टेनिंग में, क्यों आयोडीन यूज होता है। तो उसमें से एक फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आया था ग्राम स्टेनिंग में, इतने सारे में कि कौन कौन सा होता है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी से वो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम का भी जो मैंने बोला, वो ऐसा भी एक क्वेश्चन आया था। और मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से ही आए थे जो पहले मैंने बोले, ये वाला। और बाकी इन सब से थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आ गए थे। व्हाट अबाउट डेवलपमेंटल बायोलॉजी? डेवलपमेंटल बायोलॉजी से भी था आशिका?
डेवलपमेंटल बायोलॉजी से उतने क्वेश्चंस नहीं थे डेवलपमेंटल बायोलॉजी से, मतलब जैसे सीएसआई डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, इन पे ज्यादा फोकस डालता है। हम्म। वहां पे ये मतलब बीएआरसी में ये लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी इनमें ज्यादा रखते हैं, क्योंकि और वहां पे काम इनमें ज्यादा होता है। और एनिमल फिजियोलॉजी और टेक्निक, क्योंकि ये भी काफी मेन यूनिट्स है, तो इनमें से आए थे कोई क्वेश्चन? टेक्निक्स में से तो आ गए थे कि सिर्फ टेक्निक से क्वेश्चंस आ गए थे, मतलब मिला जुला के क्वेश्चंस आ गए थे। बाकी मॉलिक्यूलर जैसे माइक्रो एरे का आया था, कैंसर से आया था कुछ, फिर फ्लो साइटोमेट्री आ गया था जो मैंने इम्यूनोलॉजी के अंडर में कंसीडर किया था। तो ऐसे टेक्निक्स तो मिला जुला के आ गए थे क्वेश्चंस के, हाँ इससे ये कौन सा टेक्निक करोगी, अच्छा ये वाला टेक्निक हो रहा है तो ये वाला ग्राफ प्रेडिक्ट करके दो, ऐसे क्वेश्चंस आ गए थे। और एनिमल फिजियोलॉजी से मैं बोलूँ तो हार्मोन वाला जो पोर्शन है वो इम्पोर्टेंट था, हाँ वहां से भी दो तीन क्वेश्चंस आए थे, बट मैंने किया नहीं था तो इसलिए मेरे को याद नहीं है। अच्छा, मतलब एंडोक्राइनोलॉजी से भी एनिमल फिजियोलॉजी में उन्होंने पूछा था। एंड एक यूनिट रह गई जिसका नाम है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से कुछ आए थे क्वेश्चंस? जेनेटिक्स से नहीं, यहाँ पे जिस बार मतलब इस बार के एग्जाम में जेनेटिक्स से एज सच कोई क्वेश्चंस नहीं आए थे कि हार्ड कोर जेनेटिक्स, ऐसा कुछ नहीं आया था। प्रोबेबिलिटी के दो तीन क्वेश्चंस थे, लेकिन वो किए जा सकते हैं, मतलब वो एकदम बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो वैसे थे, मतलब हार्ड कोर जेनेटिक्स नहीं था। सो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, टेक्निक्स, इनमें से अच्छे क्वेश्चंस थे। डेफ बायो में से ठीक ठाक, और एनिमल फिजियोलॉजी में से एंडोक्राइनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी फोकस करते हैं वो। बाकी हाँ हाँ जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन और डाइवर्सिटी में से एक ही आया। इकोलॉजी, इवोल्यूशन और एनिमल नहीं, जेनेटिक्स में से इतने नहीं आते, राइट उसमें से। ओके, नहीं नहीं अगर आया। आ गए तो वो आगे। लोग हाँ उतना, हाँ उस पे। उतना वो लोग फोकस नहीं करते। हाँ हाँ। फोकस करेंगे भी तो फिर मतलब एग्जाम्पल्स के दो तीन क्वेश्चंस पूछ लेंगे, तो उतना एग्जाम्पल याद रहता भी नहीं, ऑन स्पॉट भी याद आता नहीं है, बहुत बहुत केसेस में ऐसा होता है, लाइक मेरे लिए तो ऐसा ही होता है। तो वो वाले क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, मैंने छोड़ दिए थे वो वाले क्वेश्चंस, तो ऐसा ठीक ही है है। आशिका। तो हमें समझ में आ गया, पेपर लेवल समझ में आ गया होगा, स्टूडेंट्स को भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको दो तीन क्वेश्चंस याद हो, सिर्फ क्वेश्चंस, जैसे आपने माइक्रोबायोलॉजी के बता दिया, ऐसे सेल बायो या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, किसी के भी दो तीन क्वेश्चंस याद हो तो बता दो, ताकि बच्चों को एक लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी समझ में आ जाए। जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इस बार एक क्वेश्चन आया था लैकोपेरॉन का, जो हम लोग वो पढ़ते हैं ना कि जो मेरोजाइगोट कंडीशंस हम लोग पढ़ते हैं कि लैकोपेरॉन में, तो अगर ये है तो फिर क्या होगा, वो एक क्वेश्चन था। उसके बाद ट्रिप्टोफान ओपेरॉन का एक क्वेश्चन था कि लीडर सीक्वेंस में कहाँ पे जाके बाइंड करता है ट्रिप्टोफान, कौन से कोडॉन में जाके बाइंड करता है ट्रिप्टोफान, वो वाला एक क्वेश्चन था। उसके मतलब एटेन्युएशन के पहले। उसके बाद ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का गया। उसके बाद था कि हाँ ठीक है, प्रोकारियोट्स के लिए मतलब वो मैच द कॉलम बहुत आता है, पिछले बार भी आया था, इस बार भी आया था कि हम अगर देखें कि हेलिकेस का नाम इन केस ऑफ प्रोकारियोट्स डीएनए बी, इन केस ऑफ दिस इट्स एमसीएम, तो वो वाले बहुत आते हैं कि मैच द कॉलम बहुत आ जाता है बार्क में। उसके बाद जैसे ये सारे क्वेश्चंस थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। सेल बायोलॉजी का था वो सिग्नलिंग वाला एक क्वेश्चन था कि कौन सा वाला सिग्नल रहेगा तो कौन से ऑर्गेनल में जाएगा ट्रांसपोर्टेशन में। बायोकेमिस्ट्री में पाथवेज से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे, क्रेब्स साइकिल का पाथवे, कि हाँ अच्छा ठीक है, कौन से एंजाइम में मतलब कौन से एंजाइम में कौन से स्टेप में कौन सा एंजाइम यूज होता है, या फिर इस एंजाइम के स्टेप में क्या रिलीज होता है एज अ कोफैक्टर, क्या लग जाता है एज अ कोफैक्टर। वाइटामिन के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि अच्छा ठीक है, ये वाइटामिन बताओ कौन सा फैट सॉल्युबल है, कौन सा वाटर सॉल्युबल है। ये तो बेसिक हो गया। उसके बाद फिर पूछते हैं कि जैसे हम लोग विटामिन डी का जो पाथवे पढ़ते हैं इन एनिमल फिजियोलॉजी भी, जो हम एंडोक्रिनोलॉजी में पढ़ते हैं, विटामिन डी का जो पाथवे एक्टिवेशन का, वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए थे उन्होंने। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी में देखे तो फिर C3C4 साइकिल इज अ मस्ट, कि वहां से शायद रिपीटेडली क्वेश्चंस थे, एक के बाद एक पूरे साइकिल से क्वेश्चन था कि अच्छा C3 साइकिल में बीच में क्या इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट का नाम क्या है बता दो। उसके बाद C4 साइकिल में अच्छा ठीक है, कौन सा एनाटॉमी इज इम्पोर्टेंट, क्रांच एनाटॉमी के बारे में पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस मतलब पूरे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहेंगे, या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स रहेंगे, या फिर रहेंगे आपके मैच द कॉलम। और आपको मतलब पूरा रटा हुआ रहना चाहिए कि अच्छा ठीक है, ये वाला एंजाइम यहाँ पे लगता है, ये वाला एंजाइम यहाँ पे लगता है, तो फिर इजी इजी लगता है आपको पेपर। और ये जितने भी क्वेश्चंस थे आशिका, ये सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस ही थे?
हाँ, एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, पूरे एमसीक्यू। और हाँ, जैसा गेट में भी आता है पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन, जो एनईटी वाला पोर्शन है उसको छोड़ के, जो एमसीक्यू वाला पोर्शन है वो अगर कोई करके जाएगा तो वहां से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस कॉमन भी मिल जा सकते हैं, अगर लक अच्छा रहे तो, क्योंकि मेरा भी अच्छा था तो मेरे को भी कॉमन मिले थे। एमएसक्यू नहीं आता ना, लाइक, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस नहीं नहीं आते? नहीं नहीं नहीं, एमएसक्यू नहीं आता, जस्ट एमसीक्यू वाला पोर्शन आता है। और एनईटी आप करना चाहो तो गेट के लिए प्रिपेयर, मतलब गेट के लिए तो आप प्रिपेयर करोगे, बट गेट के एनईटी भी प्रिपेयर कर लो, क्योंकि वो वहां पे एमसीक्यू के फॉर्मेट में दे देता है कुछ कुछ क्वेश्चन। गॉट इट। अब आशिका, पेपर समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा पेपर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब हम आशिका से इंटरव्यू की बात करते हैं। तो आशिका, आपका इंटरव्यू कौन सी तारीख को था, कितने बजे था, कितने पैनलिस्ट बैठे थे, कितनी देर का हुआ था और कैसा रहा था एक्सपीरियंस, सब बताइए हमें। मैम, इंटरव्यू मेरा 23rd को था, 23rd जून को मेरा इंटरव्यू था। तो फिर हुआ यूँ कि जब हम 23rd मई को इंटरव्यू था, तो हम लोग गए थे इंटरव्यू देने। मतलब मैं और मम्मी गई थी। तो फिर जब हम लोग घुसेंगे कैंपस में तो वहाँ पे वो लोग चेक करते हैं कि हाँ किसके लिए आए हो, किस काम के लिए। तो फिर हमने इंटरव्यू का लेटर दिखाया कि इंटरव्यू है, हमको जाने दो। उसके बाद हम लोग गए तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है इंटरव्यू का। तो मतलब सब सारे कॉम्प्लेक्स एक के साथ एक इंटरकनेक्टेड रहता है, बट वहाँ पे वो आईडी कार्ड दिखा के जाना पड़ता है, लेकिन हम लोगों का तो था नहीं तो बाहर से जाना पड़ा था हमें। बहुत बड़ा कैंपस है, गुम हो जाने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी, हाई चांसेस रहते हैं। तो फिर हम लोग गए इंटरव्यू के लिए। तो फिर फर्स्ट वो लोग एक रूम में हम लोगों को बिठाए जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सब चल रहा था। तो वो फिर वो उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स दिया। तो फिर हम मेरा रिपोर्टिंग था 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे हम लोगों का रिपोर्टिंग था कि इस टाइम के अंदर आ जाना। तो फिर उस टाइम से, और वो भी बहुत पंचुअलिटी मेंटेन करते थे कि अच्छा ठीक है 8:30 बजे, मतलब 8:30 बजे तो उन लोगों ने फॉर्म भी देना सबमिट कर मतलब स्टार्ट कर दिया। उसके बाद भी लोग आए थे, बट इट वॉजंट अ प्रॉब्लम, वो लोग ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहे थे हाँ लेट क्यों हुआ एंड ऑल। बट ठीक है, दे वर वेरी कंसिडरेट कि हाँ ठीक है, हो सकता है लेट हो ही सकता है, ऐसा है कि। तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन लोगों ने एक स्लिप दिया था हम लोगों को कि आप इस कमेटी में जाओगे, इस वाले रूम में जाओगे, यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। तो फिर हम वो वाला स्लिप लेके गए। तो बिफोर इंटरव्यू के जो भी रूम्स थे, वो रूम में जाने से पहले एक बायोमेट्रिक टेस्ट होता है। तो वहां पे आपका फिर से वो जो आप गेट के लिए हो जाए या फिर जो पीआरसी का एग्जाम था वहां पे जैसे आपको बायोमेट्रिक देना पड़ता है थंब का एंड ऑल, तो फिर से यहाँ पे वैसा हुआ था। आफ्टर योर बायोमेट्रिक इज डन, वो लोग आपको बोल देते हैं कि उस रूम में आप चले जाओ, मतलब वो स्लिप देके कि अच्छा ये वाला पैनल मिला है, ये वाला कमेटी मिला है। तो उस हिसाब से हम लोग गए। और वहाँ पे एक क्लासरूम, डिफरेंट डिफरेंट क्लासरूम थे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के लिए। तो हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे कि अभी आप वेट करो, यहाँ पे इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था 10 बजे से। तो 10 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। और फिर एक के बाद एक जैसे होंगे वैसे बुलाने लगे वो लोग, तो ठीक है। तो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो हुआ था साढ़े वो हुआ था 5:30 बजे, मतलब 5:20 को मैं घुसी थी इंटरव्यू देने। तो और मैं निकली थी तब बज गए थे 6:30 के आसपास बज गए थे। तो उसके बाद मतलब हाँ, मतलब उसके पहले इंटरव्यू के लिए बैठे रहो, वो लोग एक खान मतलब 8 बजे आए हो तो फिर वो खाने का भी अरेंजमेंट दे देते हैं। अब बाकी लोग इंटरव्यू के लिए आने रहते हैं, तो इंटरव्यूज के लिए आने रहते तो अब आप ताकि ऐसा ना हो कि अच्छा ठीक है क्या क्वेश्चन पूछे थे आपको बताओ ये वो। तो वो लोग क्या करते हैं, एक जन को बुलाते तो वहीं से निकाल देते थे कि हाँ ठीक है इंटरव्यू हो गया निकल जाओ अभी। तो वो सिस्टम वो लोग बहुत मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो फिर जब मेरा आया तो मैं गई थी 5:20 के आसपास, मैं निकली थी 6:30 हो गए थे तब तक। उसके बाद मतलब जब मैं गई तो फिर ऐसा हुआ था कि हाँ, मेरे मेरे मेरा जो कमेटी था 8 मेंबर्स बैठे बैठे थे, 8 साइंटिस्ट बैठे थे। तो ऐसा होता है कि एक साइकोलॉजिस्ट भी रहता है, बट हाँ थे शायद, पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया। बट लोग बोलते हैं कि एक रहता है साइकोलॉजिस्ट, तो मैं ठीक है। तो फिर जब मैं घुसी इंटरव्यू हॉल में तो फिर वो लोग नॉर्मल पहले बातचीत करते हैं कि खाना खाया कि नहीं, कहाँ से आए हो, किससे मतलब वाया विच लाइक कैसे आए,
फिर कहाँ पे रह रहे हो, तो मैंने मतलब वो लोग एक अपना कॉम्प्लेक्स देते हैं कि अच्छा ठीक है, गेस्ट हाउस देते हैं कि आप रह सकते हो, बट वो स्टूडेंट्स के लिए था। तो मैं क्योंकि मम्मा के साथ गई थी, तो मम्मा को घुसने नहीं दिए थे, तो फिर हम लोग बाहर रहे थे। तो वो भी बताया, तो फिर बोला कि हाँ सब हो गया, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कर ही लिया होगा। मैंने बोला कि हाँ ठीक है, सब हो गया। तो फिर वो लोग स्टार्ट करे कि आपका एक गैप, मेरा क्योंकि ये गैप ईयर रह गया था, 6 मंथ्स का 8 मंथ्स का एक गैप था मेरा। तो फिर वो पूछे कि ये गैप क्यों है। तो मैंने बोला कि ये गैप है क्योंकि मैंने सीएसआई नेट का प्रिपरेशन मतलब मैं कर रही थी। तो फिर वो लोग बोले कि क्लियर हो गया आपका एग्जाम, तो मैं बोली हाँ। तो फिर वो रिजल्ट देखने के लिए मांगे कि अच्छा ठीक है, दिखाओ रिजल्ट दिखाओ अपना। तो फिर मैंने रिजल्ट भी दिखाया कि ये रहा मेरा रिजल्ट, ये रहा मेरा नेट का रिजल्ट, गेट का रिजल्ट। तो वो लोग वो देख रहे थे, उनके पास सारे रिजल्ट हैं, बट फिर भी वो लोग हाँ ठीक है दिखाओ, फिर भी दिखाओ। तो फिर उसके बाद डिसाइड किया अच्छा ठीक है, बीएससी कहाँ से किया है, एमएससी कहाँ से किया है, कौन से सब्जेक्ट में किया, मैंने बताया कि ये सब्जेक्ट है। उसके बाद जो मेन पोर्शन था वो स्टार्ट हुआ कि अभी आप बताओ कि आपके टॉप 4 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जो आपको पसंद है। तो मैंने अपने 4 सब्जेक्ट्स, टॉप 4 सब्जेक्ट बताया ऑर्डरली कि ये है। तो फिर वो बोले कि माइक्रोबायोलॉजी अच्छा नहीं लगता आपको, मैंने बोला नहीं। तो फिर वो बोले कि बीएससी तो माइक्रोबायोलॉजी में किया था। फिर मैंने बोला नहीं, फिर भी इतना भी अच्छा नहीं लगता मेरे को माइक्रोबायोलॉजी, मेरा टॉप 4 ये है। तो फिर वो लोग हंस रहे थे कि अच्छा ठीक है, इसमें किया यही नहीं है। बट ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस ताकि थोड़ा लूज हो या फिर नर्वसनेस आ जाए कि अच्छा ठीक है, ये नहीं बोला, कुछ कर दिया। तो वो सब सारी कोशिश वो लोग करते रहते हैं ताकि आपको देख सके कि आप प्रेशर में भी कैसा रिएक्ट कर सकते हो या फिर हैंडल करते हो। उसके बाद वो जो मैंने जिस ऑर्डर में मेरे टॉप 4 सब्जेक्ट्स बोले थे, उसी ऑर्डर में उन लोगों ने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया कि अच्छा ये बताओ इसका क्या होता है, उसका क्या होता है। जो भी मैं बोल रही थी उसी से क्रॉस क्वेश्चंस आ रहे थे। तो सेटिस्फाइड लग रहे थे इनिशियली, क्योंकि टॉप 4 मैंने बोला था मेरा फेवरेट ही है, तो फिर सेटिस्फाइड रहेंगे वो लोग, वही वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो फिर उसके बाद कुछ कुछ जगह पे ऐसा हुआ था कि अभी फिर उन्होंने स्टार्ट किया कि सेमेस्टर का मार्कशीट उनके पास था। तो फिर अभी उन लोगों ने एक एक करके स्टार्ट किया, अच्छा अच्छा सेमेस्टर में, आपके सेमेस्टर में एमएससी में आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा है, तो इससे क्वेश्चन पूछो। अब आप ना तो नहीं बोल सकते। हम बोले कि हाँ ठीक है पूछो। तो फिर वो लोग बोले कि अच्छा ये बताओ, बेसिक से ही स्टार्ट करते कि ये बताओ, जैसे प्लांट बायोटेक का उन्होंने पूछा है, एग्रोबैक्टीरियम का बताओ क्या होता है, ड्रॉ करके दिखाओ, कर पाओगे कि नहीं, कौन सा बॉर्डर इंपॉर्टेंट है, कौन से विरुलेंस जीन से इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्या क्या होता है। फिर वो बाइवेलेंट जो हम लोग पढ़ते हैं कि वेक्टर के बारे में कौन क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे। तो ये सारे पूछने लगे। उसके बाद कि हाँ ठीक है ना, अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो फिर आप कैसे समझोगे कि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। फिर वो लोग एक्सपेरिमेंटल पोर्शन में जम कर गए कि अच्छा कौन सा ब्लॉटिंग यूज करोगे, सादर्न या नॉर्दर्न, क्योंकि डीएनए है सादर्न करो। उसके बाद मतलब एक क्वेश्चन ऐसा भी था जहाँ पे मेरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग उतना स्ट्रांग नहीं था। तो फिर जब वो लोग क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए तो बेसिक के एक दो क्वेश्चन मेरे को आते थे, हाँ ठीक है। डेफिनेशंस वाले क्वेश्चंस मेरे को आते थे। बट वो लोग जब इन डेप्थ जाने लगे तो मैंने बोल ही दिया था कि मेरे को नहीं आता ये। तो फिर वो बोले कि नहीं तुमको आता है, तुम झूठ बोल रहे हो तुम्हें नहीं आता। मैं बोली नहीं, मेरा ये स्ट्रांग नहीं है, तो मेरे को ये नहीं आता। तो फिर उन्होंने फिर से वहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, फिर से वो लोग जंप कर गए दूसरे में कि अच्छा ठीक है, इसको ये नहीं आता, छोड़ देते हैं। मतलब इट्स बेटर कि आप वहां पे ओबीडियंट रहो कि मेरे को नहीं आता मतलब मेरे को नहीं आता ऐसा। क्योंकि फिर अगर वो लोग देखेंगे अच्छा ठीक है आता है आपको, तो फिर वो लोग अभी इन डेप्थ जाने की कोशिश करेंगे, पूरा देखेंगे कि वो सब्जेक्ट कितने दूर तक तुमको आता है। तो ऐसे ऐसे चलता रहा। उसके बाद मतलब सारे क्वेश्चंस पूछे, मतलब सेमेस्टर में मेरे जितने टॉपिक्स थे सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे। और फिर लास्ट में जो हुआ था, मेरा इम्यूनोलॉजी मैंने टॉप में रखा था क्योंकि मेरे को इम्यूनोलॉजी अच्छा लगता है। तो फिर से लास्ट में एक इम्यूनोलॉजी का कॉन्सेप्ट पूछा उन्होंने, हाइपर सेंसिटिविटी का, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का। तो वहां पे भी जब मैंने पूरा एक्सप्लेन किया उनको, फिर वो बोल रहे कि हम तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं, तुम हमको एक्सप्लेन करो, पूरा एक्सप्लेन करना, हमको कुछ नहीं आता। ऐसे भी बोलते हैं कि पूरा एक्सप्लेन करो। एलाइजा भी बोल रहे थे कि अच्छा पूरा एक्सप्लेन करो, कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। फिर वहां से क्रॉस क्वेश्चन पूछने लगे कि यही एंजाइम क्यों, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस अगर नहीं यूज करूंगा तो क्या होगा। ऐसे सारे क्वेश्चंस वो लोग पूछते रहते हैं, बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस हुए।
फिर लास्ट में मेरे को पूछे कि अच्छा पता है कि क्या काम होता है यहाँ पे, फिर मैंने वहां भी ऑनेस्टली रिप्लाई दिया क्योंकि मैंने देखा नहीं था, क्योंकि मैं तो गई थी मजे मजे में इंटरव्यू देने कि क्या है क्या नहीं है, उतने काम तो मैं देखी नहीं थी, और वो लोग बहुत कॉन्फिडेंशियल रखते हैं सारी चीजें। तो फिर मैंने वही बोला कि मैम सब कुछ तो कॉन्फिडेंशियल रहता है, और मैंने देखा भी नहीं है तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा इन सब में काम होता है, बट ओके लेट्स सी कि आपका क्या रिजल्ट आता है। मैंने बोला हाँ ठीक है फाइन। फिर वो जो स्लिप था उनके पास, उसमें उन्होंने साइन किया, फिर उन्होंने दे दिया, फिर वो बोले कि अभी जाओ, हो गया तुम्हारा इंटरव्यू। तो फिर मैं बाहर आई, मम्मा बाहर ही खड़ी थी। तो फिर मम्मी बोली कैसा हुआ इंटरव्यू, मैंने बोला पता नहीं कैसा हुआ है बट हो गया। बहुत टाइम तक मैं खड़ी थी वहां पे, अब जो होगा देखा जाएगा। तो फिर उसके बाद पिक्चर विक्चर क्लिक करके, क्योंकि पता नहीं था जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी वहां पे फिर से, तो पिक्चर विक्चर क्लिक करके फिर हम वापस आ गए, नेक्स्ट दिन घर आ गए। तो यही था पूरा एक्सपीरियंस। ओके आशिका, आपका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ऐसा लगा कि आपने काफी इंजॉय किया, काफी मजेदार एक्सपीरियंस किया। तो आशिका, आप मुझे ये बताओ कि मेनली उन्होंने कौन कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, याद है कौन कौन से यूनिट से मेनली उन्होंने फोकस किए थे? तो फोकस वही करेंगे जो आप लोग बोलोगे, मतलब कोई अगर कोई कैंडिडेट है उनको वो लोग एकदम एकदम देंगे कि अच्छा आप अपना टॉप 4 या फिर 5 सब्जेक्ट बोलो। तो वहां पे जो भी बोला जाएगा, मतलब जो जो बोलेगा तो उसी में से क्वेश्चन होंगे। स्टार्टिंग के 30 मिनट तो उसी में से ही क्वेश्चन होंगे, मतलब चेंज ही नहीं होंगे। अभी वो डिसाइड करेगा कि आपका इंटरव्यू कितने टाइम तक चलेगा, क्योंकि वही वहां से वो लोग, मतलब वो लोग आपको एक सेफ स्पेस दे रहे हैं कि आप अच्छा ठीक है अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताओ। उसमें से वो लोग एकदम बेसिक से बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद वो लोग अच्छा ठीक है अगर इंटरेस्ट आएगा तो फिर सेमेस्टर से क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिए कि अच्छा इस टॉपिक से बताओ, ये टॉपिक बताओ, वो टॉपिक बताओ। तो मेरा जो टॉप 4 था उसमें मैंने फर्स्ट इम्यूनोलॉजी बोला था, और जो जिस ऑर्डर में बोलेगा उसी ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फिर मेरा फर्स्ट इम्यूनोलॉजी था, उसके बाद मेरा था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर था सेलुलर सिग्नलिंग था, और कैंसर था। तो मैंने ये बोला था, तो फिर वो बोले कि सेल सिग्नलिंग कैंसर तो सेम ही है, दूसरा बताओ। तो फिर उसके बाद मैंने बोला था कि अच्छा ठीक है अगर यही है तो फिर आप मेरे से सेल बायोलॉजी पूछ लीजिए। तो फिर वो बोले कि अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसे करके स्टार्टिंग से इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे, जैसे जो थाइमस में डिफरेंशिएशन का प्रोसेस चलता है, या फिर डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता है टी सेल का, तो वो कैसे होता है। फिर वीडीजे रिकॉम्बिनेशन में पूछे थे वो लोग, उसमें से उन्होंने शिफ्ट कर गए वहां पे। फिर वो बोले कि अच्छा आप ड्रॉ करके दिखा पाओगे, तो मैंने बोला पूरा तो मेरे को याद नहीं है, मैं लैम्डा और कप्पा के लिए ड्रॉ कर पाऊंगी, वो लाइट चेंज के लिए। तो फिर बोला अच्छा ठीक है वही करके दिखाओ। तो फिर वो करना, उसके बाद मतलब वो लोग पूछते रहते हैं, तो ये किया। उसके बाद वो लोग पूछे एफिनिटी एविडिटी का डिफरेंस क्या होता है एंटीबॉडीज के लिए। फिर एंटीबॉडीज का फीचर्स पूछने लगे कि अच्छा इस ये वाला इन्फेक्शन हुआ तो कौन सा आएगा एंटीबॉडी, वो होगा तो क्या आएगा, किस तरीके से आप स्टेन करोगे, ये वो पूछने लगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जम कर गए कि अच्छा बताओ शाइन डलगनो का सीक्वेंस बता दो, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये बता दो। फिर बोलने लगे, वो कार्ल लुईस का एक्सपेरिमेंट में चले गए कि 16 SRRNA उन्होंने किया था, क्यों किया था, मैंने बोला इसीलिए किया था। तो वो सारे क्वेश्चंस पूछने लगे। उसके बाद वो लोग सेल सिग्नलिंग में आ गए, कैंसर में आ गए कि अच्छा बताओ कि कौन सा जीन देखता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, या फिर कैसे कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है कि अच्छा एंटीबॉडी से ट्रीटमेंट किया और कैसे ट्रीटमेंट किया, कि अब फिर मैं और कैसे ट्रीटमेंट किया। मैं कुछ नहीं बोल रही थी, मेरे को मैं बोल रही थी मेरे को नहीं आता सर्जिकल सर्जिकल बोल के मैं चुप हो गई थी। मैं बोली और मेरे को नहीं आता। फिर वो लोग बोल रहे थे कि नहीं बीआरसी के रिलेटेड कुछ बताओ कि हाँ ठीक है रेडिएशन भी यूज होता है। फिर वो लोग मतलब वो वाला बेसिक जब उनका क्लियर हो गया कि अच्छा ठीक है इसको ये वाला इतना बेसिक आता है, तो फिर वो लोग बोलने लगे अच्छा बताओ कि कौन से रेज यूज होता है, क्यों ये वाला रेज यूज होता है। तो वहां पे थोड़ा वो हम जो 11 12 में पढ़ते थे अल्फा बीटा गामा रेज का जो डिफरेंस पढ़ते थे उसमें से कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे। वो वाला पूछने के बाद वो लोग फिर टेक्निक्स पे जम कर गए कि अच्छा ठीक है ये वाला अगर करना है तो फिर कौन सा टेक्निक यूज होगा, कैसे करोगे, क्यों ये वाला यूज कर रहे हो। तो फिर एक क्वेश्चन ऐसा था जहाँ पे वो बोल रहे थे कि एक प्रोटीन है जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में बाइंड कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो एक सीक्वेंस में बाइंड कर रहा है पर्टिकुलर, मैं बता दे रहा हूँ कि बाइंड कर रहा है, ऐसा बोल रहे थे। तो फिर वो लोग पूछे कि एक्सपेरिमेंट से बताओ कि यहीं पर बाइंड करेगा और बाइंड कर रहा है। तो फिर मैंने बोला कि हाँ ठीक है, डीएनए फुटप्रिंटिंग है आराम से कर लेंगे वहां से।
कि डीएनए फिर फिर वो बोले कि अच्छा बताओ अगर बाइंड करेगा तो जेल कैसा होगा दिखने में। तो फिर मैंने जेल दिखाया। तो फिर वो बोले, तो मैंने इंडिविजुअली लाइन लाइन करके दिया था कि हाँ लैडर लाइक सीक्वेंस था। तो फिर वो बोले कि नहीं, डीएनए तो बहुत बड़ा है, ऐसा लैडर तो नहीं आएगा। तो फिर मैं बोली कि अच्छा ठीक है, बहुत बड़ा अगर सीक्वेंस आएगा तो फिर एक स्मीयर टाइप आएगा, और भी साइड वाले में जहाँ पे प्रोटीन बाइंड करा है वहां पे वो स्मीयर, जहाँ पे एब्सेंट है वहां पे बाइंड करा है। तो फिर बोले कि अच्छा ठीक है। फिर सीक्वेंसिंग, तो फिर बोले कि सीक्वेंस कैसे निकालोगे। तो फिर मैं बोली कि आपने तो बता दिया कि सीक्वेंस, मतलब वो लोग पहले बता चुके थे कि ये सीक्वेंस है, अब मेरे को सीक्वेंस भी पता है। तो फिर मैंने बोला सीक्वेंस तो हमको नोन है। तो फिर वो बोले अच्छा ठीक है, अभी अभी सोच लो कि नोन नहीं है, क्योंकि जो सर क्वेश्चन पूछ रहे थे वो भूल गए थे शायद कि सीक्वेंस नोन है, वो मेरे को पहले बोल चुके। तो जब मैंने बोला सीक्वेंस तो नोन है, तो बाकी सर मैम हंसने लगे कि हाँ सीक्वेंस तो नोन है, तूने तो बोला था, ऐसा ऐसा टाइप ऑफ एनवायरमेंट चल रहा था तब। तो फिर बोला कि अच्छा ठीक है, अगर कंसीडर नहीं पता। तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, अगर नहीं पता तो फिर सैंगर सीक्वेंसिंग है, ऐसे करके हम लोग वो वाला सीक्वेंस कर लेंगे वहां पे, वहां से। तो फिर वो बोले अच्छा ठीक है, दूसरा एक एक्सपेरिमेंट का नाम बताओ, क्योंकि वो लोग पुल डाउन ऐसे सुनना चाहते थे मेरे से कि उससे भी होगा। तो मैं, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को डीएनए फुटप्रिंटिंग तब दिमाग में आया, तो मैं वही बोलने लगी। तो वो लोग हम तब मतलब जब तक मेरे मुंह से वो लोग पुल डाउन ऐसे नहीं सुने तब तक वो लोग पुश करते रहे कि अच्छा ये वाला हिंट दिया, ये वाला हिंट दिया कि ये बताओ ये बताओ ये बताओ कैसे होता है कैसे होता है। तो अब मतलब ये एक फेयर इंटरव्यू होता है मेरे को जो लगता है कि, और वो लोग आपको लेने के लिए बैठे, तो तब तक वो लोग पुश करते रहेंगे जब जब तक वो लोग आंसर ना, मतलब निकाल ले आपके मुंह से कि अच्छा ये है आंसर। तो तब तक वो लोग पुश करते रहेंगे, और अगर आंसर आपने पहले ही दे दिया तो फिर उसमें उसमें वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता कि अच्छा ठीक है इसको ये पता है इसको ये पता है। बट वो कोशिश करते हैं देखने की कि मेरे को जो लगा, और बाकी उससे भी बात करके मेरे को जो लगा कि बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, एटलीस्ट जो टॉपिक्स आप बोल रहे हो कि ये मेरे टॉप 5 या फिर टॉप 4 टॉपिक्स है, तो उसके बेसिक एकदम A to Z क्लियर होने चाहिए। तो फिर एक चांस रहता है, अच्छा खासा चांस रहता है कि सिलेक्ट हो जाएंगे। सो आशिका, मुझे ऐसा लगा जो आपका इंटरव्यू था वो मोर और लेस आप ये कह सकते हो कि सीएसआईआर में जो चीजें हम पढ़ते हैं वैसे था। वो इतना इतना बेसिक नहीं था जितना आपका पेपर था। उससे तो ना, बहुत अबव था। तो मुझे जितना लगा सीएसआईआर नेट में हम जितनी भी चीजें पढ़ते हैं उन सबसे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए। हाँ हाँ, क्योंकि हम लोग जो एमएससी के टाइम में भी पढ़ते हैं कि हाँ ठीक है स्टैंडर्ड बुक पढ़ो ये वो, जो हम लोग मास्टर्स के टाइम में भी करते हैं, तो और सीएसआर के टाइम में हम लोग स्पेसिफिकली फोकस करते हैं कि हम लोगों का बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू में फोकस करते हैं कि अच्छा ठीक है अभी पीवाईक्यू में मास्टर कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट हो जाए। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं मम्मी पापा को भी बोलती थी, बाकी लोगों से भी बोलूंगी कि जो सीएसआर क्या, जो भी कोई भी अगर सीएसआर का प्रिपरेशन लेगा, उसके लिए बार बार का एग्जाम हो जाए या फिर किसी का भी इंटरव्यू हो जाए, कोई भी इंटरव्यू। क्योंकि मैं जब आईआईएससी में गई थी पीएचडी का इंटरव्यू देने के लिए, वहां से भी एकदम बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे कि ये वाला बताओ, बेसिक एकदम बेसिक, जो हम सीएसआर में जो हम लोग एक बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं कि अच्छा ये वाला हमारा बेस है, इसके ऊपर थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट कौन से टॉपिक को टारगेट करना है उस हिसाब से कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिए, और पीवाईक्यू पूरा मास्टर कर लिया। ये जो हम लोगों का 3 स्टेप्स रहता है, यही 3 स्टेप्स वो लोग देखते हैं कि बेस कितना क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो देर आर कि 100% आई वुड से चांसेस आर देयर कि सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो कोई पीएचडी के इंटरव्यू के लिए भी जाएगा और कोई बीआरसी के इंटरव्यू के लिए भी जाएगा। तो बेसिक एकदम क्लियर रखो, और सीएसआर का कोई अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है ये चीजें, क्योंकि अगर बेसिक या फिर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो फिर एग्जाम में करने मतलब अच्छा करने का चांसेस कम हो जाता है, तो उस हिसाब से इट गेट्स बेनिफिशियल। सो आशिका, आपको एट अ पर्सनल लेवल जो इंटरव्यू का लेवल था वो कैसा लगा बीआरसी का? इनिशियली मैं बोलूंगी कि जो मेरे टॉपिक से क्वेश्चंस थे वो मेरे को इजी लग रहे थे कि हाँ ठीक है ये तो इजी पूछ रहे हैं मेरे को, मतलब मेरे डोमेन में क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस थे। उसके बाद जो सेमेस्टर में जम कर गए वो लोग, क्योंकि मेरे को पता था वो लोग करेंगे, तो उसमें भी जहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिक क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से यही क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। उसके बाद जहाँ पे वो लोग एक्सपेरिमेंट या फिर कॉन्सेप्ट लगा रहे थे वहां पे वो लोग मतलब वो थोड़ा मेरे को टफ लगा, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है कि सबको पता नहीं होता कि सामने वाला
कौन सा एक्सपेरिमेंट सुनना चाहता है मेरे से, क्योंकि एक कोई भी एक अगर हम एक्सपेरिमेंट देखें तो वो तो बहुत सारे टेक्निक से हो सकता है, तो कौन सा टेक्निक सुनना चाहता है वो तो हमको नहीं पता। तो उस हिसाब से दे विल गिव यू हिंट, मतलब वो उनको भी पता है कि नहीं होगा पता, बट वो देखता है। तो वो वाला पोर्शन मेरे को थोड़ा टफ लगा कि अच्छा ठीक है कौन सा बोलना है या फिर कैसे इसको एनालाइज करना है। तो वो वाला पोर्शन वाज टफ। लास्ट के हाफ एन आवर वाज टफ फॉर मी। इनिशियल जो 1 आवर का था, हाँ 4 टॉपिक्स 5 टॉपिक्स है जो मेरे डोमेन के थे, वहां से क्वेश्चंस पूछ रहे, तो दैट पोर्शन वाज इजी, आई वुड से। ओके, सो मतलब आप ये बोलोगे कि ऑन एन एवरेज था, शुरू में थोड़ा सा इजी था, बाद में थोड़ा सा टफ था, लेकिन उसमें भी उन्होंने हेल्प तो कर ही देते आपको फाइनली, तो वो हो जाता है। सो आशिका, मैं आपसे ये भी पूछूंगी, जो आपने 8 महीने की तैयारी बंसल बायोलॉजी के साथ की थी डीएनए बैच में, उसने आपको कितने हद तक हेल्प किया था रिटर्न टेस्ट में और आपके इंटरव्यू में? मतलब मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि बहुत हेल्प किया था, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जहाँ पे मेरे बेसिक्स उतने क्लियर नहीं थे। और जैसे बायोकेमिस्ट्री में मैंने बोला कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे रटे हुए चाहिए, जो भी साइकिल्स है या फिर जो भी पाथवे है। तो फिर जो जब जितना मतलब क्लासेस में क्या होता था कि हाँ ठीक है देख रहे हैं कि आसपास के लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी बोल रहे हो कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, एग्जाम एग्जाम सामने है। या फिर जो टेस्ट भी चलते रहता है बंसल बायोलॉजी के ऐप में, एवरी वीकेंड में टेस्ट, तो उसका उसका एक प्रेशर था। और उस प्रेशर की वजह से कि हाँ ठीक है रिवीजन करना है, बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, तो उस प्रोसेस वो वाला प्रोसेस बहुत हेल्प किया था मेरे को। क्योंकि जो मैंने वहाँ पे टॉप 4 बोले थे सब्जेक्ट्स, वहाँ पे भी जो बेसिक्स के क्वेश्चंस वो लोग बेस लेवल के या फिर एवरेज क्वेश्चंस जो लोग वो पूछ रहे थे, वो मेरे को इजी लगे क्योंकि मेरा रिवीजन किया हुआ था। मेरे पास मेरे नोट्स थे जो आप लोगों ने दिए थे कि हाँ ठीक है इतना कर लो हो जाएगा, यही है बेसिक, इतना ही पढ़ लो हो जाएगा, स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो वो सारी चीजें तो बहुत हेल्प किए थे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में तो हेल्प तो किया ही था, क्योंकि सीएसआर का भी एग्जाम मेरा क्लियर हुआ था, गेट का भी हुआ था, क्योंकि वही नोट्स मैंने पढ़े थे। बीआरसी का भी तो वही नोट्स पढ़े थे, वही नोट्स ने मेरे को इंटरव्यू क्लियर करने में भी हेल्प किया, चाहे वो आईआईएससी का हो चाहे वो बीआरसी का हो। तो इट हेल्प मी अ लॉट। और मैं बहुत 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 ज्यादा ग्रेटफुल हूँ इस चीज से कि हाँ ठीक है मैं सरवाइव कर पाई वो 6 महीने। और मैं वो 6 महीने सब्सक्रिप्शन ले ली थी कि नहीं ठीक है विदाउट एनी ओवर थिंकिंग या फिर प्रोकेस्टिनेशन ले लेती हूँ मैं, और प्रिपेयर कर पाई थी आप लोगों के साथ। नहीं तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बेसिक्स में थोड़ा बहुत इधर उधर तो रहता ही है, बट इंटरव्यू में वो बहुत हेल्प कर गया कि वो इधर उधर वाला पोर्शन मेरा नहीं था, पूरा बेसिक ही स्ट्रांग था मेरा, तो इट हेल्प मी अ लॉट। गॉट इट आशिका। तो मतलब जो जो भी कोई भी स्टूडेंट अगर 6 महीने 8 महीने की तैयारी अच्छे से करता है और वो अच्छे से करे, तो वो कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता है। इट्स नॉट ओनली सीएसआर नेट, डीबीटी, बीआरसी, इट्स अबाउट डीबीटी, इट्स अबाउट आईसीएमआर, इट्स अबाउट आईसीआर, कोई भी एग्जाम बच्चा क्लियर कर सकता है, बट 6 से 8 महीने की प्रिपरेशन चाहिए। एक और चीज मुझे जो लगी कि जैसे आपने वो क्वेश्चन पकड़ा, जो आपके जो प्रोफेसर थे या जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूछा कि कितने साइज का होगा वो जो डीएनए है जहाँ पे प्रोटीन आके बाइंड कर रहा है, और आपने बोला सर ये तो आपने ही बता दिया हमें। तो आई गेस ये भी झलकाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो और आप कितने ध्यान से उनकी बात सुन रहे हो। तो वो भी एक प्लस पॉजिटिव पॉइंट आपके इंटरव्यू में दिया होगा, क्योंकि ये तो आपने एक एक्सपीरियंस बताया, ऐसे और एक्सपीरियंस हो गए। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं उस चीज ने भी हेल्प की होगी कि आप इतने अटेंटिव होके देख रहे हो, सुन रहे हो बात। और दूसरी चीज, आप घबराए नहीं, आपने कॉन्फिडेंटली आंसर्स किए। सो दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट कि आपको सब कुछ नहीं भी आता हो, बट यू आर दैट कॉन्फिडेंट कि आप डरे नहीं। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आप इस चीज का भी ध्यान रख सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगी टिप्स फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज अब आपके इंटरव्यू देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स इंस्पायर होने वाले हैं कि अगर आशिका दीदी कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो उनके नहीं, लिए वो आप। तो मैं एकदम बोलूंगी कि अगर मैं कर ली तो सब लोग कर पाएंगे। इट्स नॉट अ बिग डील, रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब मेरे से हो गया मतलब सबसे हो जाएगा। बट हाँ वही है कि अच्छे से पढ़ाई करो, जो टाइम लाइन आपको मिल रहा है वो टाइम वेस्ट मत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। और अपना बेसिक्स जो भी है, जो भी आपके मेंटर है, जिनको भी आप फॉलो करे हो उनको आप ब्लाइंडली फॉलो करो, ऑनेस्टली फॉलो करो। और खुद को हर रोज एनालाइज करते रहो कि अच्छा ठीक है कहाँ पे छूट जा रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या हो रही है ना नहीं हो रही। और एग्जाम देते रहो, एग्जाम्स तो क्लियर हो ही जाएंगे। और अगर बेसिक और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है
जब जो मेंटर्स को आप फॉलो कर रहे हो, वो अगर मेंटरशिप स्ट्रांग है, जो मेरे लिए था आपकी वजह से, तो उसे अगर ये सारी चीजें स्ट्रांग है तो इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। डेफिनेटली स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद डर होता है इंटरव्यू का ही। मैंने पीएचडी के लिए भी स्टूडेंट्स को ये कहा है कि नोट्स मोर देन इनफ होते हैं। आप पीएचडी के इंटरव्यू के लिए जाओ या आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाओ, नोट्स इनफ होते हैं, उन पर ट्रस्ट करो, दे आर मोर देन इट। सो यही चीज मुझे। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी आशिका, कि आपकी जो प्रिपरेशन थी और आपका जो सिलेक्शन हुआ है, उसमें ऐसे 3 फैक्टर्स जो आपको लगता है सबसे ज्यादा हेल्प किया, मोस्ट दे हेल्प यू, तो वो 3 फैक्टर्स कौन से थे? फर्स्ट विल बी मेंटोरशिप, जो आप लोगों से मिला था मेरे को आफ्टर सब्सक्रिप्शन, कि हाँ ठीक है, क्लासेस करो, मोटिवेशन क्लास के एंड में, क्वेश्चन अगर नहीं भी हो रहे तो भी मोटिवेशन के नहीं, फाइनल एग्जाम में ठीक से करके आना, अभी गलत कर लो। तो वो सारे मोटिवेशंस तो बहुत हेल्प किए थे। मोटिवेशन छोटा छोटा बहुत एक पुश मिलता था हर रोज। तो फर्स्ट तो होगा मेंटोरशिप। सेकंड वुड बी कि एनालाइज, कि खुद को एनालाइज करते रहो, कहाँ पे गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है, क्यों नहीं हो रही। तो वो खुद को एनालाइज हमेशा करते रहो, दैट वुड बी सेकंड फैक्टर। और थर्ड फैक्टर होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा रखो कि हाँ ठीक है, जो भी होगा कर लेंगे, सब लोग हैं, सब लोग हैं सपोर्ट करने के लिए। अगर कोई नहीं भी है सपोर्ट करने के लिए, फिर भी खुद को सपोर्ट करो कि जो भी है कर लेंगे। क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा भी कॉन्फिडेंस रहता है खुद के ऊपर, कि खुद को अगर पॉजिटिव चीजें बोलते रहोगे थोड़ा थोड़ा, तो भी वो हेल्प करता है कि अच्छा ठीक है, मेन एग्जाम हॉल या फिर इंटरव्यू हॉल में जाके नर्वसनेस थोड़ा कम रहेगा, और थोड़ा जैसे आपने बोला कि अटेंटिव रह पाएंगे, हिंट्स जल्दी से पकड़ पाएंगे, या फिर क्वेश्चंस भी समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मेंटोरशिप, सेकंड है कि सेल्फ एनालिसिस, थर्ड है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये 3 फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आशिका, बहुत अच्छा इंटरव्यू था आपके साथ मेरा। मैं आपसे खुद से ये पूछना चाहूंगी, अगर आप बच्चों को अपनी तरफ से कुछ और बोलना चाहो या कुछ बताना चाहो, लास्ट पॉइंटर्स, सो यू आर वेलकम टू टेल। मैम लास्ट पॉइंटर्स तो वही होंगे कि अगर कोई सोच रहा है कि बंसल बायोलॉजी लूं या नहीं लूं, तो फिर मैं बोलूंगी ले लो, ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, ले लो। एंड सेकेंड वुड बी कि हाँ, मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर सेल्फ एनालिसिस करते रहो, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो खुद के ऊपर, ट्रस्ट द प्रोसेस, और रिवीजन प्रैक्टिस करते रहो। रिवीजन एटलीस्ट मत छोड़ो कभी भी, क्योंकि अगर एग्जाम क्लियर भी हो जाए तो फिर इंटरव्यू है, इंटरव्यू के लिए रिवीजन इज मस्ट। तो रिवीजन और प्रैक्टिस कभी मत छोड़ना। अगर एग्जाम क्लियर भी हो जाए, क्वालिफाई भी हो जाए, तो भी मतलब इंटरव्यू के बाद यू कैन रिलैक्स, बट टिल इंटरव्यू continue your revision, continue your practice, and have a bit of self confidence. That's it. सो आशिका, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि जब कोई स्टूडेंट इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच जाता है ना, तो टीचर को भी बहुत खुशी होती है। आपको खुद को होती है, आपके पेरेंट्स को होती है, बट उसी के साथ साथ टीचर भी बहुत खुश होता है। जिस दिन आपने मुझे बताया था कि मैं मेरा बीएआरसी हो गया, मैं इतनी खुश हुई थी। मैंने मेरे सब टीम मेंबर्स को बोला, अरे हमारे स्टूडेंट बीएआरसी में पहुंच गया। तो हमें एज अ टीम बहुत खुशी होती है जब हमारा कोई स्टूडेंट इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच जाता है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू आशिका। आई होप कि आपका जो लाइफ है ना, इसके बाद बहुत अच्छा रहे, आप बहुत इंजॉय करो बीएआरसी में, और कल जाके शायद न्यूज में मुझे आपका नाम सुनने लगे कि साइंटिस्ट आशिका ने कुछ ऐसी डिस्कवरी कर दी है। तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर ऐसा कुछ मुझे कल सुनने को मिलेगा। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आशिका। आई होप कि आप जितने मुकाम पा सको वो सारे पाओ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, ma'am. टेक केयर। Thank you so much. बाय बाय Thank you. बाय आशिका।